आज लगभग 1 साल हो गया उसको देखते हुए। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ठीक 8:40 पर उसके घर के सामने से गुजरता था। कुछ देर रुकता, उसे देखता, फिर लाठी ठकठकाता हुआ चल देता। कौन कहता है बुढ़ापे में भावनाएं मर जाती है। मेरे साथ वाले घर में यही कोई 70-75 साल की एक बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। पति की मृत्यु हो चुकी थी। बेटा विदेश में अपने परिवार के साथ रहता था। एक बेटी है जो अपने परिवार के साथ मैसूर में रहती है। उसका पति किसी अच्छी कंपनी में इंजीनियर था। साल में एक बार बच्चों की गर्मियों की छुट्टी होने पर वह माँ के पास आती थी। उसके पिता श्री बसंत देव चौधरी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए श्रीमती चौधरी को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। घर अपना है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, पर अकेलापन बहुत खलता है। बेटा तो 3-4 साल में एक बार आता है। 4 साल पहले पिता की मृत्यु पर आया था। बेटी चाहकर भी नहीं आ पाती। बच्चों की पढ़ाई और फिर बूढ़े सास ससुर को अकेले छोड़ने का प्रश्न आ जाता है। सास ससुर के रहते हुए वह अपनी माँ को भी अपने घर नहीं बुला सकती है। बस हर दिन फोन करके उनका हाल चाल पूछ लेती है। श्रीमती प्रेमा चौधरी शुरू से ही एक सीधी सादी गृहिणी रही हैं। बच्चों व पति की सेवा को ही उन्होंने अपना सच्चा धर्म बनाया था। वह कभी बाजार तक भी अकेली नहीं गई थी। पति की मृत्यु के बाद बेटी ने उन्हें पेंशन का कार्यालय दिखाकर वहाँ के लोगों से परिचित करवा दिया था। प्रत्येक महीने की 2 तारीख को कार्यालय आकर अपनी पेंशन ले जाती थी। उनके घर से बाहर निकलते ही बाजार है। घर का राशन आदि भी फोन करने पर दुकानदार लड़के द्वारा घर पर ही पहुँचा देता था। डॉक्टर भी घर पर आकर उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक कर लेता था। श्रीमती चौधरी को बहुत हाई शुगर था और प्रेशर भी बहुत हाई रहता था। बेटी को माँ की बहुत चिंता रहती थी, पर ससुराल में होने के कारण उसके हाथ बंधे थे। एक दिन श्रीमती चौधरी अपनी पेंशन लेकर वापस घर आ रही थी। कार्यालय अधिक दूर नहीं था, इसलिए वे हमेशा पैदल ही जाती थी। जब पेंशन लेकर आ रही थी तभी उनका ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण वह चक्कर खाकर सड़क पर ही गिर गई। उस समय उन्हें किसी ने भी नहीं उठाया। उन्हीं की उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति भी रास्ते से जा रहा था। उसने उन्हें देखा तो समझ गया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, क्योंकि उनका भी प्रेशर हाई रहता था, इसलिए वे हमेशा अपनी जेब में दवाई रखते थे। उन्होंने शीघ्र ही वह दवाई श्रीमती चौधरी को खिला दी। थोड़ी देर बाद वह सामान्य हो गई। तब उसने उन्हें उनके घर तक छोड़ दिया। बाद में पता चला कि उस बूढ़े व्यक्ति का नाम कमल बॉस था। वह गोविंद कॉलोनी में एक कमरे के किराए के मकान में रहता था। वह भी बिल्कुल अकेले। एक 10-12 साल का लड़का उनके साथ रहता है। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। वह लड़का भी उनको सड़क पर घायल अवस्था में ही मिला था। वह अनाथ था। कमल बॉस उसको अपने घर ले आए, उसकी देखभाल की और उसको अपने ही घर में रख लिया था। कमल बॉस जी क्लर्क की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। जवानी अकेले ही मित्रों के साथ बिता दी। अब कुछ मित्र तो बुढ़ापे में अपने बच्चों के पास रहने चले गए और कुछ इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए। इसलिए बॉस जी अपना जीवन अकेले ही काट रहे हैं। लेकिन इस बच्चे को लाने के बाद वह बहुत खुश थे। उन्होंने उसका नाम जीवन रखा था, क्योंकि उसके आने के बाद उन्हें एक नया जीवन मिल गया था। उम्र के इस पड़ाव में भी वे साइकिल चलाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। इससे ही उनकी जीविका चलती थी। जीवन बेटे को भी उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया था। उस दिन भी वह ट्यूशन पढ़ाकर ही साइकिल से घर जा रहे थे, जब उन्हें श्रीमती प्रेमा चौधरी सड़क पर गिरी पड़ी दिखाई दी थी। वह साइकिल पकड़े पैदल चल रहे थे और प्रेमा जी भी उनके साथ धीरे धीरे पैदल चल रही थी। दोनों ने कोई बात नहीं की। प्रेमा जी का घर आ गया। उन्होंने सिर झुकाकर कमल जी को धन्यवाद दिया। एक बार दोनों की आंख मिली। कमल बॉस जी ने प्रेमा जी से उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, आप अपना ध्यान रखिएगा, और साइकिल में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिए। पर कमल बॉस जी आज अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने इस विषय में किसी से कुछ नहीं कहा। रात हो चुकी थी, जीवन सो चुका था, पर कमल बॉस की आंखों में नींद नहीं थी। आज बार बार प्रेमा चौधरी का मासूम और बेबस चेहरा दिखाई दे रहा था। वह कैसी होगी? उसने दवाई ली कि नहीं? उसके परिवार में कौन कौन है? उसके परिवार वाले उसका ध्यान तो रखते होंगे? ऐसे ही हजारों सवाल उनके दिमाग में आ जा रहे थे। इसी
डेढ़ बूंद में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। जीवन ने उठकर चाय बना दी और उन्हें उठाते हुए कहा, काका चाय। कमल बॉस जी ने किसी गहरी चिंतन से बाहर आते हुए कहा, अरे जीवन, तुमने चाय बना ली? कितने बज गए? काका 8 बज चुके हैं, आपको तो ट्यूशन पर जाना है। हाँ बेटा, आज देरी हो गई है, बहुत समय बाद ऐसी नींद आई है। मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। आज तो वह इतनी जल्दी जल्दी नृत्य के कार्य कर रहे थे जैसे उनके पंख लग गए हों। प्रेमा को एक नजर देखने की इच्छा थी। उधर प्रेमा जी में भी एक अजीब सा परिवर्तन आ गया था। वह भी समय पर दवाई लेकर जल्दी ठीक होना चाहती थी। वह भी रात भर उस अजनबी के बारे में सोचती रही। वह कहाँ रहता है? उसके परिवार में कौन कौन है? कितना अच्छा और भला व्यक्ति है। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा, ठिकाना भी नहीं पूछा। उसके हाथों के स्पर्श में कितना अपनापन था, कितने प्यार से मुझे दवाई खिलाई थी। उम्र में मुझसे बड़ा ही लगता था, फिर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ लग रहा था। इसी प्रकार के हजारों प्रश्न उनके मन में आ जा रहे थे। दूसरे दिन श्रीमती प्रेमा चौधरी बहुत जल्दी उठी और दैनिक कार्य करने के बाद अपने घर के अंदर बाहर चक्कर काटने लगी। मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। उधर मिस्टर कमल बॉस भी जल्दी जल्दी तैयार होकर साइकिल उठाकर चल दिए। आज उनकी साइकिल ने रास्ता बदल लिया। वह प्रेमा जी के घर की तरफ से जा रहे थे, जबकि यह रास्ता प्रकाश बाजार तक जाने के लिए बहुत लंबा पड़ता था। आज वह साइकिल को चला नहीं रहे थे, बल्कि उड़ा रहे थे। 4 किलोमीटर का सफर साइकिल से करने के बाद प्रेमा चौधरी का घर आ गया। उन्होंने दूर से देखा, प्रेमा जी घर के बाहर खड़ी थी। अब उन्होंने साइकिल की गति बिल्कुल कम कर दी। उनको एक बार आंख उठाकर देखा। प्रेमा जी ने भी एक बार आंखें ऊपर की। साइकिल पर बैठे बैठे ही दूर से दोनों की नजरें मिली। कमल बॉस प्रसन्न मुद्रा में अपने गंतव्य की ओर चल दिए। प्रेमा चौधरी भी घर के अंदर आकर प्रसन्नता के साथ अपने घरेलू कामों में लग गई। आज दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों ही आज बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे थे। दोनों को ही आज प्रेम और अपनेपन का जादू दिखाई दे रहा था। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। सुबह ठीक 8:40 पर कमल बॉस प्रेमा जी के घर के आगे साइकिल पर धीमी गति में दिखाई देते। प्रेमा जी भी ठीक समय पर प्रात भ्रमण के बहाने से घर के बाहर दिखाई देती। दोनों एक मूक प्रेम का संदेश एक दूसरे तक भेज देते थे। तत्पश्चात अपनी अपनी दिशा में चल देते। मैं इस मूक प्रेम की 1 साल तक प्रत्यक्ष दृष्टा थी। दोनों को इस तरह मूक होकर मिलते देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता। मुझे किसी परिचित से पता चला कि कमल बॉस अपने घर पर गिर गए थे। पैरों में काफी चोट लगी थी। डॉक्टर ने साइकिल चलाने के लिए मना किया है, पर अब वह 80 के आसपास होने के कारण काफी कमजोर भी हो गए हैं। लेकिन बिना नागा लाठी ठमकाते हुए प्रेमा जी के घर के सामने से जरूर निकलते थे। उनको लाठी पकड़कर धीरे धीरे चलते देख प्रेमा जी को बहुत दुख होता था। वह प्रतिदिन लगभग 1 घंटा पैदल लाठी के सहारे उधर से जाते, जबकि उनके ट्यूशन का रास्ता उनके घर से 20 मिनट का था। वे दिन पर दिन कमजोर हो रहे थे। एक दिन वह जब प्रेमा के घर के सामने से गुजरे तो प्रेमा दिखाई नहीं दी, सिर्फ घर के आगे काफी भीड़ दिखी। अनहोनी की शंका से वह बेचैन होने लगे। घर का कोई सदस्य बीमार तो नहीं है? यह सोचकर वह पहली बार घर के दरवाजे तक चल दिए। लोगों से पूछने पर पता चला कि इस घर में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। वह कल रात चल बसी। यह सुनते ही कमल बॉस के तो मानो होश ही उड़ गए थे। वह वहीं जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए उन्होंने लोगों से प्रेमा जी के परिवार के बारे में पूछा, तो लोगों ने बताया बेटा तो विदेश में है, उसको आने में 4 दिन लगेंगे और बेटी को भी मैसूर से आने में 2 दिन तक लग ही जाएंगे। क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है तो बच्चों ने क्या कहा, क्या इनको 3 दिन तक रखना है? मिस्टर शर्मा जी ने कहा, बेटे से तो बात नहीं हुई और बेटी कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, क्योंकि 3 दिन तक कौन देखेगा? अगर क्रियाक्रम करते हैं तो कौन करेगा? कमल बॉस ने कहा, शर्मा जी एक बार बेटी से मेरी बात करवा दीजिए। शर्मा जी ने फोन लगा दिया। कमल बॉस ने कहा, बेटा हमें बहुत दुख है कि तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर बिना कुछ कहे चली गई। अगर तुम कहो तो हम उनका देह संस्कार कर दें।
3 दिन तक दे रखना उचित नहीं है। बेटी ने रोते हुए कहा, अंकल मैं अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकूंगी। पर आप ठीक कह रहे हैं, आप जैसा उचित समझे वैसा कर दे। फोन रखकर कमल बॉस ने शीघ्र ही देह संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। अभी तक उन्होंने प्रेमा के मृतदेह को नहीं देखा था। कमरे के अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने प्रेमा को देखा तो अपने आप को रोक न सके, बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगे। सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। कोई आगे आकर हाथ नहीं लगा रहा था। कमल बॉस ने उन्हें अपने हाथों से सजाया, फूल माला चढ़ाई। पास पड़ोस के और 3 लोगों ने कंधा दिया और चल दिए। शमशान घाट पहुंचने के बाद मुख्य अग्नि की बात खड़ी हुई तो कमल जी ने कहा, आप सब निश्चिंत रहे, इनका सब काम मैं करूंगा। इस 80 साल की उम्र में भी वह इतनी दूर कंधा देकर ले गए थे और उनका सब काम किया। तीसरे दिन बेटी और 5वें दिन बेटा भी आ गया। कमल बॉस ने बच्चों के साथ मिलकर उनकी 13वीं का भी काम किया। उसके बाद बच्चे उनका घर आदि बेचकर अपनी अपनी जगह चले गए। उस घर को एक बिल्डर ने खरीद लिया था। वह वहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहता था, इसलिए उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। कमल बॉस अब भी हर रोज वहाँ आकर खड़े होते थे और घंटों उस घर को एकटक निहारा करते थे। जब बिल्डर ने घर तोड़ना शुरू किया तब उनसे देखा ना गया। उनको प्रेमा की चीख सुनाई दे रही थी। वह वहीं लड़खड़ाकर गिर गए और फिर कभी नहीं उठे। कौन कहता है बुढ़ापे में प्रेम नहीं होता, बल्कि सच तो यह है कि वासना रहित सच्चा और मूक प्रेम बुढ़ापे में ही होता है। धन्यवाद दोस्तों।